जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम देने से पहले और एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार इसे जरूर देख लेना है, ताकि आपको इसकी रियलिटी पता चल पाए कि एसएससी जीडी आपके लायक है कि नहीं, या फिर इसका लेवल आप जान पाओ कि किस लेवल पर यह एग्जाम होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने लिया है जो एसएससी जीडी में आपसे पूछा जाता है, और क्वेश्चन का जो लेवल रखा है मैंने बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल का रखा है, कोई भी हार्ड लेवल नहीं रखा है। दूसरी चीज, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे एसएससी में आए हुए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं इसमें जो एसएससी में आए हुए हैं। और जो मॉक टेस्ट है ये वाला आपको एग्जाम से पहले जरूर देखना है। ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट हमेशा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ठीक। जो भी बेस्ट अप्रोच रहेगी आपकी, जो भी बेस्ट अप्रोच, वो भी आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय क्या गलती नहीं करना है, और कैलकुलेशन कैसे करना है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कैलकुलेशन की, कम समय में आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओ, ये भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो बिना टाइम गवाते मैं देखता हूं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इसे आप करके बताइए। आपको पता है इसमें जब भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हमेशा आता है, एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। डिविजिबिलिटी पर होता है, कभी फैक्टर थ्योरम पर होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। एक बार देख लीजिए इसे। देखिए, मुझसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसे विभाजित करती है। ये पूछा गया कि ये वाली संख्या किससे विभाजित होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी ऑड नंबर होता है, 49 की पावर में 15 है, मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से हमेशा एक चीज जरूर कॉमन आएगी, 49 माइनस 1 कॉमन आ जाता है, तो क्या बचता है 48, ठीक है। याद रखना हमेशा a माइनस बी कॉमन आता है। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है तो याद रखना a माइनस बी हमेशा इसका फैक्टर रहता है, a माइनस बी हमेशा इसका फैक्टर रहता है, फिर ब्रैकेट में समथिंग आता है। शर्त ये है कि ये n ऑड नंबर होना चाहिए, तो a माइनस बी इसका हमेशा फैक्टर होता है। a माइनस मतलब 48 को ये नहीं काटता, 48 को ये नहीं काटता, केवल ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, 8। देख लीजिए, एक नंबर सिस्टम का शानदार कॉन्सेप्ट है ये, इसे आपको याद कर लेना है, इसे आपको याद कर लेना है। नंबर सिस्टम का शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं वो भी आपको याद करना है, क्योंकि एक ही देखो, एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते, मॉक टेस्ट क्या होता है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जरूरी नहीं जो सिलेबस किया उसी में एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा तरीका, फिर आप क्या करें, क्वेश्चन नहीं फंस रहा। दूसरा तरीका, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, जो आप मॉक लगा रहे हो किसी भी ऐप पर, किसी भी एप्लीकेशन वेबसाइट पर, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया ना, वो तरीका आप समझिए कि कैसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये पैटर्न कैसा है, वो आप समझ लीजिए। विश्वास मानो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मॉक के बाद में आपके नंबर फुल आना स्टार्ट हो जाएंगे मैथ्स में स्पेशली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। परसेंटेज का बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन है ये, एक बार देखिए। परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन है ये, देखिए करके बताइए। परसेंटेज में लगातार पूछा जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं क्या। देखिए, एरिया होता है किसका पूछा है, आयत का। आयत का एरिया होता है L इंटू में B, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपको पता होता है। लेकिन याद रखना, जब भी दो चीज में लगातार वृद्धि होती है, जैसे 8% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 5% की वृद्धि, तो एरिया इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखना ये क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी दो वैल्यू देखेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन अगर दो वैल्यू आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहता है अगर दो वैल्यू सिंपल आती हैं, फ्रैक्शन में नहीं है। तो देखिए, 8 और 5 13, मैंने लिखा 13 प्लस 8 5 40, 40 में 100 का भाग दूंगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो 13.40। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है ये। कि अगर आपको ये पता है तो आप इसे 1 सेकेंड में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ये आए ना, आप इसे और तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और किसी और तरीके से भी कर सकते हो रेशो में लेकर, लेकिन ये बेस्ट तरीका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरा अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डिस्काउंट मिला दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आजकल एक लेटेस्ट पैटर्न फेमस हो रहा है। कौन सा वाला पैटर्न फेमस हो रहा है? डिसऑनेस्ट सेलर। डिसऑनेस्ट सेलर आजकल बहुत फेमस हो रहा है। डिसऑनेस्ट सेलर, डिसऑनेस्ट सेलर मतलब कि बेईमान दुकानदार का ये कॉन्सेप्ट है, ये हद से ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसे समझ लीजिए। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, कंप्लीट डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में ये बता रखा है कि एक दुकानदार किस किस तरीके से बेईमानी करता है। हर एक वो तरीका डिस्कस कर रखा है जिस तरीके से दुकानदार आपको धोखा देने की कोशिश करता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बेईमान व्यापारी क्या करता है? क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि का दावा करता है, हानि पर माल बेचता है। ठीक है, उसने बोला कि मुझे एक्चुअल में 12.5% की हानि हो रही है। तो आप जानते हो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 1/8 क्या मतलब सीपी से एसपी का अगर मैं रेशियो देखूं तो मुझे पता चलता है क्या कि वो 8 के सामान को 1 की हानि मतलब 7 पर बेच रहा है। ये मुझसे बोला गया है, 8 के सामान को वो 1 की हानि 7 पर बेच रहा है। उसने बोला क्या, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का यूज कर रहा है। ठीक है, 36 ग्राम के बजाय मतलब 36 ग्राम यूज नहीं कर रहा, वो 28 ग्राम यूज कर रहा है। मतलब 28 ग्राम उसे दे रहा है। 28, एक सेकेंड, 36, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, 36 ग्राम दे रहा है और क्या कह रहा है, 36 ग्राम की जगह खुद कितना यूज कर रहा है? 28 ग्राम यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? 28 ग्राम। कैसे? देखिए, वो कह रहा है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम। ग्राहक आया, ग्राहक ने पैसे दिए 36 ग्राम क्योंकि मुझे सामान चाहिए 36 ग्राम, लेकिन उसने 36 ग्राम के पैसे दिए, लेकिन ये 36 ग्राम सामान नहीं दे रहा, ये सामान दे रहा है केवल 28 ग्राम। ये इसका कॉन्सेप्ट है, बस इस लैंग्वेज से आप समझ लीजिए जो मैंने आपको बोल के बताई है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने देखा सर, 7 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से कटा 9 बार में। ठीक है, 8 और 9, 8:9, 8:9 मतलब 8 का सामान 9 में बेच रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 1/8 का। 1/8 कितना होता है? 1/4 25, 25 का आधा 12.5%, 1/8 12.5% होता है। हाँ ये लिखा है, देख लीजिए एक बार, 12.5% का गेन कर रहा है वो इस पूरी प्रोसेस में। शानदार क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आपने मॉक दिए होंगे, प्रैक्टिस की होंगी, तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। ठीक, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको बिल्कुल इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप इस मॉक को लगाना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ जो मैं करवा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक, देखिए अब मैं देखता हूँ क्या, अब देखिए क्या कह रहा है, 169 और 144 का मध्यानुपाती। देखिए, जब भी दो वैल्यू का 169 और 144 का अगर जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, मध्यानुपाती, अंडर रूट लगाइए, दोनों वैल्यू लिखिए। मैंने बोला सर इसका अंडर रूट होता है 13, इसका अंडर रूट होता है 12, 12 गुणा 13 156 होता है, 156। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं इसमें रेशियो में। आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरा अगला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखिए, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस r1, एक सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस r2, तो उसका 2 पाई r1 दे रखा है मुझे और 2 पाई r2 दे रखा है मुझे। इनकी वैल्यू दे रखी है और इन दोनों का डिफरेंस मांग रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इससे क्या फाइंड कर लेता हूँ, रेडियस फाइंड कर लेता हूँ। देखिए, आपको पता है, क्या पता है कि सर अगर किसी की रेडियस 7 है, 7 अगर रेडियस है उसकी,
तो उसका अगर उसकी रेडियस 7 है तो उसकी जो सरकमफेरेंस है वो 44 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 7K है इसकी, तो इसकी 44K होगी। मतलब अगर 44 का दुगना होगी इसकी, मतलब 88 हुआ मान लीजिए। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर उसने बोला कि उसकी परिधि 88 है तो मैंने देखा 44 का दुगना हो रहा है, 44 का दुगना हो रहा है। तो मेरे से पूछे कि अगर इसकी परिधि 88 है तो आप बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। मैंने देखा 44 का दुगना है, तो 7 का दुगना कितना होता है? मैंने बोला सर 14। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, 44 का कितने गुना? 2 गुना। तो 7 का 2 गुना कर दी 14। मतलब ये तो पता चल गया मुझे रेडियस इतनी है, तो मुझे 2πr वाले फॉर्मूले की लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं इन दोनों की रेडियस निकाल लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आप हमेशा काम में आएगा। आप देखिए, मुझे 2πr में देखा 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 198। मुझसे पूछा है 7 की वैल्यू। 44 कितनी बार में कटता है? 4 चौक 16, 7 चौक 28, 7 बार में कट जाएगा ये। 7 चौक 28, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28, 1 सेकेंड, 7 बार में ज़्यादा हो रहा है। 1 सेकेंड में से फिर से 11 से काट के देखता हूँ क्या आएगा। 11 4 जा 11 से 1 8, 2 से 9 आ जाए, 9 7 63, 63 का आटा कितना होगा? 31.5। ये आ गया 31.5, इसकी रेडियस आ गई। अब मैं इसकी रेडियस निकालता हूँ। इसकी रेडियस कितनी? 352। 44 की वैल्यू 352 इंटू में 7, किससे 4 बार काटा, 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 3 12, 3 7 21। इसकी रेडियस आ जाती है 21। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10.5 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, 7 3 21। उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। वृत्तों की परिधि 198 है, और ये 1 सेकेंड इसमें गलती का 11 चौक 44, 11 एकम 11, 8 88 आ गया। 2 से 9 काटा, 9 7 63, 63 का आटा 63, 2 3 6, 2 एकम 2 1। ठीक है, ये सही है। ये देखते हैं 11 चौक 44, 11 एकम 11 तिया, 11 चौक 44, 11 11 तिया। 1 सेकेंड, इसमें गलती हो गई काटने में, देखते थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। ये देखते हैं, 1 सेकेंड, इसे काट के देखते फिर से। कितना दे रखा है इसमें? 352 बटे में 44 गुणा 7। 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 8 32, 8 7 56 आएगी। सॉरी, 6 में से गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 5 25.5, 24, सॉरी 24.5। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार माइनस कर लीजिए आप। ठीक, तो आपको इसमें जो सीखने को वो चीज मिली वो ये थी कि आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ये वाला तरीका आपको पता होना चाहिए। कौन सा तरीका? कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 का मल्टीपल है तो उसका जो सरकमफेरेंस है, मतलब जो इसकी परिधि है, वो 44 का मल्टीपल है, 44 का। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि एरिया का जो एरिया है वो 154 का के स्क्वायर होता है, के स्क्वायर मल्टीपल होता है। जैसे अगर रेडियस 14 है, रेडियस 40 मतलब कितना गुना? 2 गुना। तो उसकी ये कितना गुना होगी? 2 गुना। 44 दूनी 88, तो उसका एरिया कितना आएगा? कितना? 2 गुना है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। 4 चौक 16 66 की, 15 चौक 60 और 1 1 616 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसके एरिया। सर्कल का एरिया निकालने की तकनीक है। सर्कल के बारे में कोई भी चीजें पूछता है, चाहे वो रेडियस पूछता है, चाहे वो सरकमफेरेंस पूछता है, चाहे एरिया मतलब की त्रिज्या, चाहे परिधि, चाहे क्षेत्रफल, किसी भी चीज को पूछे तो आपको ये डायरेक्ट तरीका पता होना चाहिए जिससे आप आसानी से कर सको। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें सीखने लायक क्या चीज है वो मैं आपको यहाँ बता के जाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन तो आप कर लोगे। देखिए सीखने वाली चीज क्या वो बताते हैं। देखिए, जब भी वो पूछे कि 8 से भागने पर रिमाइंडर क्या आएगा, याद रखना 8 होता है 2 की घात 3। तो आपको केवल लास्ट के 3 डिजिट देखना है। ये लास्ट के 3 डिजिट मैंने देखे, इसमें भाग दो। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 5 40, 7 बचा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने ये नंबर दे दिया, बाई चांस ये नंबर बढ़ा के दे दे 3 4 2 5 3 4 1। अब बताइए इसमें कितना रिमाइंडर? मैं ये नंबर को देखूंगा ही नहीं। मुझे अगर वो पूछे कि 8 से डिवाइड देने में कितना रिमाइंडर आएगा तो मैं इसे देखूंगा ही नहीं। क्यों? मैं तो केवल ये देखूंगा लास्ट के 3 डिजिट। 8 चौक 32, 2 8 दूनी 16, 5 बचा, तो इसका 5 रिमाइंडर आएगा। पूरे में डिवाइड नहीं देना, केवल लास्ट के 3 डिजिट। सर अगर 4 की पूछे, 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट। अगर सर 16 की पूछे तो 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट देखना है आपको। ठीक है, देख लीजिए एक बार।
नंबर सिस्टम का एक शानदार कॉन्सेप्ट है ये, डिविजिबिलिटी रूल पर। देखिए, उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होगा, जिनका एलसीएम तो 48 है, क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 48, दोनों का और दोनों संख्याओं का गुणनफल 384 है। 384 दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आप ये जानते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी, 384 अपॉन में 48। 12 से काटा 4 बार में, 12 3 36, 12 दूनी 24, 4 से काटा 8 बार में। एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, उसने पूछा है मेरे से क्या, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम करे। सो एचसीएफ है मेरा 8, एचसीएफ है मेरा 8 और एलसीएम है मेरा 48। 8 छंग 48, 1:6, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए एक बार समझा देता हूँ आपको, एक ये चीज आपको याद होना चाहिए, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम गुणा लघुत्तम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये एल दे रखा था, एल और एच, एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू मुझे पता करना है, तो एल को मैं अपॉन में लेके काटा तो 32 आ गया, क्यों सॉरी 8 आ गया। एच और एल का रेशो पूछा, 8:48, 1:6 हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को समझिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछिए इस क्वेश्चन में, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, समझिए। देखिए, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 कितना है, जोड़ी क्रय मूल्य जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 1200 है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है ना, एक्चुअल में ये प्रॉफिट है। देखिए ये सीपी है, ये एसपी है, वो कह रहा है ये वाला और इनके बीच का डिफरेंस 1200 है, 1200, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 3/20 होती है। कितनी होती है, 3/20, मतलब 20 उसकी सीपी है, 20 में 3 जोड़ो तो 23 उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 20 का सामान लाया, 3 में बेच दिया, तो वो 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट है 1200 रुपये का। मुझसे पूछा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य, मतलब कि 23 की वैल्यू। 3 से काटा तो 400 आएगा और 23 गुणा 4 9200, 9200, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। सीपी और एसपी, देखिए इस परसेंटेज को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट आना चाहिए करना, और इस फॉर्म को आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के काफी हद तक क्वेश्चन को समझना लगोगे। समझिए क्वेश्चन को, जो भी दिक्कत आपको परेशानी हो तो बताइए। देखिए एक बार समझा देता हूं, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा मैंने 5%, तो 5% का मतलब कितना होगा, 1/20। याद रखना ये वैल्यू जो अपॉन में आती है इसे हमेशा बोलते हैं सीपी, इसे बोलते हैं हमेशा सीपी, ठीक है। ऊपर जो लिखा होता है, अगर ये 5% प्रॉफिट है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो प्रॉफिट होगी। अगर ऊपर ये लॉस है, अगर ये 5% लॉस है तो ये ऊपर वाली वैल्यू लॉस होगी, ठीक है। सीपी कितना दे रखा है इसमें, सीपी दे रखा है 20 या रेशो। सीपी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, अगर मैं 20 में 21 ऐड कर दूंगा, 20 में 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 21, मतलब कि ये मेरा सीपी हो गया और ये मेरा एसपी हो गया। बस यहाँ से काम तमाम हो जाता। जो भी आपसे पूछे, प्रॉफिट पूछे, सीपी पूछे, एसपी, आप इस रेशो से बता सकते हो कुछ भी, यूनिटरी मेथड यूज करके, ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए और समझिए। एक 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए।
देखिए इनका मध्य अनुपाती क्या आएगा, इनका मध्य अनुपाती बताइए। अंडर रूट लेना है मुझे, अंडर रूट देखो आपको लिख के बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन चाहिए मुझे पहले 1.6 और 3.6 का। देखिए 16 का होता है 4, 6 का 36 का होता है 6 चौक 24, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक आएगा। मीन प्रोपोर्शन मैंने निकाल दिया 202.4 आ गया मेरा। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, मीन प्रोपोर्शन निकालना सीखा। उसने बोला है तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आई मुझे 2.4, ये था मेरा मीन प्रोपोर्शन। और इसका थर्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों का रेशो पूछा है मेरे से, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन मैंने निकाली है 2.4, मतलब मध्य अनुपात मैंने निकाली है 2.4। अब मुझे इनका तृतीय अनुपात चाहिए 5 और 8 का तृतीय अनुपात क्या होगा बताइए। 8 स्क्वायर बटा 5 कितना होगा, 8 स्क्वायर बटा 5, ठीक है। 24 पंजा 120 मतलब 12 रेशो 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, 4 से काटा 3 12, 2 8 16, मतलब 3:16। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें जो आपको दो चीज़ें सिखाई थी, एक मीन प्रोपोर्शन निकालना और दूसरी चीज़ थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रेशो पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जीडी में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएस में पूछा गया, भी लगातार आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए एक बार। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में मुझे कर सकते हो। देख लीजिए एक बार। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लेना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है ये, ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए एसएससी जीडी में जितनी ज्योमेट्री आती है और अच्छे लेवल की ज्योमेट्री आती है, वो सभी ज्योमेट्री की क्लास मैं आपको देने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री में। कंप्लीट ज्योमेट्री होगा, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सब कुछ समझाया जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में। बस आपको कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण, पहला कोण, दूसरा कोण x+96 और तीसरा कोण 8x है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको एक बात पता है क्या, अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं तो इसके जो तीनों कोण होंगे, इन तीनों कोण का योग 180 होता है। इतना पता होना चाहिए आपको सर, बिल्कुल होंगे। तो x - 46 प्लस x+96 प्लस 8x बराबर में 180। बताइए कितना है। देखिए x 2x और 8x 10x बराबर 46 और 96 का डिफरेंस कितना होगा, प्लस का 50 उधर जाएगा, प्लस का 50 तो माइनस का 30 होगा, -30 मतलब 130। तो x का मान कितना आएगा, मैंने बोला सर 13 डिग्री, तो 2x का मान कितना आएगा इसका 26 डिग्री। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। देखिए समझिए क्वेश्चन को, ज्योमेट्री का एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। कीजिए एक बार। देखिए ट्राई कीजिए एक बार, मैं समझाता हूं, देखिए समझिए। देखिए दिख नहीं रहा, देखिए क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया ये 12 है, ठीक है।
तो इस समबाहु त्रिभुज की परिवत देखिए, परिवत मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये होता है इसका सब कुछ, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी यही होता है, लंब भी यही होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होता है, मतलब कि लंब समद्विभाजक भी यही होता है, मतलब सब कुछ यही होता है समद्विभाजक त्रिभुज में स्पेशली। ठीक है, अब आप देखिए इसकी मीडियन रहती है एक जगह, ये मीडियन यहाँ पर रहती है, क्योंकि आपको पता है यही सामने वाली भुजा को सामने वाले दो भागों में विभाजित करता, तो यही क्या माध्यिका, और माध्यिका में बीच में एक पॉइंट रहता है। इस पॉइंट में ये जो पॉइंट रहता है ये ट्रायंगल को 2:1 में विभाजित कर देता है, 2:1 में। ठीक है, अब आप अगर गौर से देखोगे ना तो ये यहाँ अगर मैं बिंदु रख के ऐसे गोल घुमा दूंगा, इसे गोल ऐसे करके, तो ये परिवृत्त बन जाएगा, तो ये परिवृत्त बन जाएगा। बन गया परिवृत्त, अब बिल्कुल परिवृत्त बन गया। अब मुझे ये पूछा है इसकी त्रिज्या, मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अब आप 2 यूनिट की वैल्यू किस निकालोगे समझना। अभी मुझे ये पता है 12, ये 12 इसकी साइड है, साइड। ठीक है, मुझे चाहिए ये 12 पता है मुझे, ये चाहिए क्या चाहिए, इसकी हाइट। पहले मैं ये कंप्लीट लेंथ निकाल देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 12 में भाग दो 2 का और √3 का गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर साइड और हाइट अगर साइड 2 है तो उसकी हाइट 3 यूनिट, √3 यूनिट होती है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। 2√3 होता है, देख लीजिए एक बार, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1 होता है। इतना हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गई आपको क्या, हाइट पता चल गई, हाइट। अब हाइट भी 3 भागों में विभाजित है। देखिए ये 2 और 1, 3 भागों में विभाजित है, तो 3 का भाग दीजिए। मुझे चाहिए ये वाला पार्ट 2 वाला भाग, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। एक सेकेंड, इसमें ये √2 नहीं, √3 है, गलती से √3 लिखते। ठीक है, क्योंकि ये 2 और √3 का रेशो रहता है इनका, किस किसका, ये 2 तो ये √3। ठीक है, अब मैंने 2 का भाग दिया, इसमें 6 आया, 3 का भाग दिया तो 2 आया, 2 दूनी 4 √3, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को समझिए, आ गया, कितना आ गया, 4 √3। देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि सरकम, ये क्या बोलते हैं इसे, इसकी परिवृत्त त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से आकी दूरी रेडियस कैसे निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है उसमें √3 का डिवाइड कर दो, तो अभी आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, लेकिन अगर वो बाई चांस छोटे सर्कल की त्रिज्या पूछ ले, मतलब इन सर्कल की अंतवृत्त की अगर वो त्रिज्या पूछ ले, तो कैसे निकालोगे सर, 12 में 2√3 का भाग देना, 2√3 का, तो आपकी ये निकल जाएगी, याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, आपने एक चीज सीखी, क्या, अगर समबाहु त्रिभुज हो, अगर कभी आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, क्या समबाहु त्रिभुज, शानदार चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही एग्जाम में चीजें हैं वो जो आती हैं आपके। समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, आपको समझना, समबाहु त्रिभुज की साइड अगर 2 है, समबाहु त्रिभुज की अगर साइड √2 है, तो उसकी जो हाइट है, वो हमेशा कितनी रहती है, √3 रहती है, √3 रहती है। कैसे फॉर्मूला होता है हाइट का, a इंटू में 2 में √3, एक सेकेंड, √3 ये फॉर्मूला होता है। चाहो तो आप यहाँ से याद कर लो कि 2 का जितना गुना √3 का उतना गुना। ठीक है, और दूसरा आपको एक फॉर्मूला और बताया मैंने, क्या, अगर आपको सरकम रेडियस चाहिए, मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप डायरेक्ट साइड में √3 का भाग दे दोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। या फिर आपको इन रेडियस चाहिए तो आपको a में आप 2√3 का भाग दे दोगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 तरीके आप सीखिए इसमें समबाहु त्रिभुज के। आप कभी भी आपको आएगा, चाहे मॉक में आए चाहे कहीं पे भी आए, आप देख के सही कर दोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर दोगे। अब मैं देखता हूं मेरा अगला क्वेश्चन, ये भी डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या आपको इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए क्वेश्चन देखिए, 27 की घात 27 दे रखा है, प्लस का 27 दे रखा है, और मैंने उसे 28 से भाग दिया। ठीक है, आपको पता है प्लस इधर उधर डिवाइड करने देता है खुद को, तो मैंने देखा अगर 27/27 में 28 का भाग दूंगा, 28 का भाग मैंने इसमें दिया तो माइनस का बनाएगा, प्लस इसका भाग 28 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा, -1। आपको ये भी पता है -1 की घात ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या, तो माइनस का बनाएगा, ये भी माइनस में, तो कितना आया टोटल, -2।
क्या सिंपल -2 हो सकता है? मैंने बोला सर -2 नहीं होगा, 28 में से 2 घटा दीजिए 26 आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखता हूं अब मैं। इस क्वेश्चन को करके बताइए। दो संख्याएं इस अनुपात में है, यदि उनका HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक याद कीजिए। देखिए 6:5, ठीक है। तो पहली संख्या हुई 6 के, दूसरी संख्या हुई 5 के। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब HCF। तो मैंने बोला सर इसमें केवल K कॉमन है, K कॉमन है। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? मैंने बोला सर इसमें K की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी? 3, ठीक है। ये LCM था, ये क्या था? HCF था, ये HCF। मुझसे पूछ क्या रहा है? LCM। LCM मतलब जो दोनों में होना चाहिए। देखिए 6, 5, 30 के, 30 के LCM कितना होगा इसका? 30 के। देखिए 6, 5, 30 के कॉमन है तो वो नहीं आएगा। 30 × 3 मतलब 90। LCM कितना आएगा इसका? 90 इसका LCM आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जो दो संख्या को गुणनफल बराबर में LCM गुणा HCF, क्योंकि वो फॉर्मूला भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। क्लियर? देखिए अगला सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला एक क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट लॉस में टोटल क्वेश्चन कितनी पूछे जाते हैं? 2 से 3, और उनमें से एक क्वेश्चन होता है डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन। देख लीजिए देखिए करके बताते हैं कैसे। देखिए एक वस्तु पर 15% और 2 छूट दी जाती है, तो एकल छूट किसके बराबर? देखिए जब भी किसी वस्तु पर D1 और D2 की 2 छूट दी जाए तो जो सक्सेसिव छूट होगी वो कितनी होगी? देखिए D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू में D2 अपॉन में 100। सक्सेसिव छूट याद रखना, यहाँ पर साइन माइनस का रहता है, समझिए। मैंने देखा, मुझे पता करना है सर 15 × 12 का। 15 और 12 कितने होते हैं? मैंने बोला सर 27 माइनस 15 × 12 कितना होता है? 12 पंजा 120 और 60 मतलब 180। 180 में 100 का भाग दिए तो बंद 1.8। 27 में से 1 दशमलव गया तो 25.2% बचा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। इस फॉर्मूले के आपको याद रखना है, डायरेक्ट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये। कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कैसे निकलेगा? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 12% की 3/20 हो गई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12% की होती है 3/25। 20 में 3 की छूट मतलब 17 का। 25 में 3 की छूट मतलब 25 में 3 गया तो 22 की छूट। इतना आपको सॉल्व करना है। 25 दूनी 50 मतलब 500। 17 गुणा 22 करना पड़ेगा। 17 दूनी 34 की 4 हासिल की 3, 17 दूनी 34 और 34 और 3 होता 37। 500 की चीज 374 में बेच दी। 100 5 का भाग दिया मैंने 374 में, तो 5 7 35 2 5 कितना हो गया ये? 5 7 35 2 गया 5 चौक 20, 4 बचा 0.0, 5 8 40। इतने का सामान था, इतने में बेच दिया। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जो रेशो से आप कहते हो ना करने की, रेशो वाला तरीका। 100 था 74.8 हो गई। कितने की कमी हुई? 75 मतलब कितने की हुई? 25.2% की। कितने की हुई? 25.2% की कमी हो गई। देखिए एक बार, चाहे आप रेशो से कर लीजिए चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। देखिए एक लाइन में तो आंसर ही लिख दिया था, एक आंसर, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो जरूरी नहीं कि आपको हर टाइप की मेथड आए, नहीं मतलब मेथड तो आपको सभी आना चाहिए, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड बेस्ट है वो आपको करना है। आना सब चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड किस क्वेश्चन में टाइम सेविंग हो सकती है। ये जानना बहुत जरूरी होता है आज के ज़माने में। हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SICI का एक क्वेश्चन, SI का सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कोशिश कीजिए करने की। देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14%, ठीक है, एक राशि थी उस पर 3 वर्ष के लिए 14% लगा। साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए। देखिए एक राशि थी P,
उस पर 3 ईयर के लिए दिया उसने कितना 14% का, ठीक है। फिर ठीक है, साधारण ब्याज। और समान राशि पर, इसी राशि पर, समान राशि पर 5 साल के लिए 5 साल की समान दर पर, समान दर मतलब 14%, 14% साधारण ब्याज का डिफरेंस 4200। देखिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा, मैंने देखा सर 1 साल में 14% रिटर्न मिल रहा है तो 3 साल में 42% रिटर्न मिलेगा। देखिए अगर 1 साल में 14%, 3 साल में 42%, इसमें कितना मिलेगा, मैंने देखा 1 साल में 14 तो 5 साल में 14 पंजे 70, दोनों का डिफरेंस 28%। कितना आएगा दोनों का डिफरेंस 28%। ये जो 28% है ना, ये दे रखा है मुझे 4200। पूछा क्या है, मेरे राशि पूछी है, उसका मान, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए बस, क्योंकि क्या मूलधन क्या होगा इसका, राशि क्या होगी जो 100% है। तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 300 आया। 2 से काट दीजिए तो 150 आएगा। 150 गुणा 100 15,000, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का शानदार कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करके देखिए। एक महिला का व्यय मतलब एक्सपेंस और बचत मतलब उसकी सेविंग 5 और 1 है, 5:1 है, ठीक है। उसकी आय और व्यय में क्रम से 10 और 20% की वृद्धि होती है, तो सेविंग में कितने % वृद्धि होगी। डेविएशन से करना बेस्ट होगा। एक्सपेंस रेशो सेविंग, ठीक है। एक्सपेंस मतलब कि खर्च अनुपात में बचत 5:1, खर्च मतलब व्यय अनुपात बचत 5:1। उसकी इनकम मतलब ओवरऑल वृद्धि होती है 10% की, ओवरऑल वृद्धि होती है उसकी 10%। और कह रहा है वो उसकी ओवरऑल वृद्धि हुई 10%, व्यय मतलब एक्सपेंस में 20% की, एक्सपेंस में वृद्धि होती है 20% की, तो सेविंग में कितनी होगी आपको सेविंग की बताना है। देखना समझना तरीका। मैंने बोला सर ये कितना ज़्यादा है, मैंने बोला सर ये ज़्यादा है, मेरा 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 50 पर, तो ये वाला ये ज़्यादा है तो ये वाला कम होगा, 10 से कम होगा। कितना कम होगा, 10 5 50, 50 कम होगा 1 पर, 1, ठीक है। तो 10 में से 50 गया तो माइनस का 40% आएगा, माइनस का 40%, मतलब कि 40% की कमी होगी इसमें। कितनी, 40% की कमी होगी। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। डेविएशन है, परसेंटेज में डेविएशन का यूज ये आपको आना चाहिए। देखिए मैंने देखा कि 10 का ओवरऑल प्रॉफिट है, 10 का इंक्रीमेंट होता है ओवरऑल। मैंने देखा सर ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा, 10 5 50, 50 ज़्यादा इधर, तो मुझे इधर 50 कम करना पड़ेगा, 50 कम करना पड़ेगा कितने पर, 1 पर, तो मैंने 1 का डिवाइड दे दिया, 10 में से 50 गया तो माइनस का 40 आएगा। अब आपको पता है -40 मतलब 40% की कितनी, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। मॉक टेस्ट का शानदार क्वेश्चन लिए थे मैंने इसमें सारे के सारे शानदार क्वेश्चन। देखिए मिक्सचर और एलिगेशन का एक शानदार क्वेश्चन और देखिए 25 लीटर दूध है उसमें, ठीक है। बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। मतलब समझिए, देखिए ये 25 लीटर दूध है, 25 लीटर दूध में से क्या किया, 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो ये कितना बचा, 20 बचा। कितना बचा, 20 बचा। अब इसमें पानी मिला दिया, देखिए ये दूध है, दूध था 25% और अब बचा 20। देखिए केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल दूध 25 से 20 हो गया। अब मिश्रण से मुझे कोई फर्क नहीं है, मिश्रण कितना मुझे मतलब नहीं है। मैंने देखा कि मेरा दूध 25 कितना था इसमें, 25 लीटर है, और आज मेरा दूध केवल 20 लीटर बचा, मतलब 25 से 20 लीटर हो रहा है एक बार पानी मिलाने पर। तो मैंने देखा सर 5 से काटा तो मैंने 5 चौक 20, 55 25, ठीक है। अगर आप 5 लीटर पानी निकाल के ये 5 लीटर दूध निकाल के 5 लीटर पानी डाल देते हो तो मेरा 5 से 4 हो जाता है दूध, 5 से 4 दूध हो जाता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, सर ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार वो बंदा इसे दोहरा चुका है, 2 बार और दोहरा रहा है, मतलब 3 बार दोहरा रहा है। टोटल कितनी बार दोहरा रहा है, 2 बार, ठीक है। दूध इनिशियली कितना था, मतलब पहले कितना था सर, 25 था दूध, पहले 25 था। बस इसे सॉल्व करना है आपको। 25 गुणा में 4 कितना आएगा, 4 16 चौक 64 बटा में 25 बटा में 125। 25 से काटा मैंने, 25 पंजा 125, 5 से काटा तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 12.8 लीटर दूध उस मिश्रण बर्तन में बचेगा।
टोटल 12.8 लीटर दूध उसमें बचेगा। रेशो में चेंज हुआ, इतना था इतना बचा, देख लीजिए एक बार। कोई कुछ भी पूछना हो आपको, कोई डाउट परेशानी, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टाइम एंड वर्क का एमडीएच कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का एमडीएच कॉन्सेप्ट है। कौन सा? एमडीएच। टाइम एंड वर्क का एमडीएच कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 दिनों में संपन्न करना है मुझे, तो कितने लोगों की जरूरत होगी? देखिए 450 लोग उसे कर पा रहे हैं 20 दिनों में, एमडी मतलब इतने लोग इतने दिनों में कर पा रहे हैं। तो 30 लोग कितने दिनों में करेंगे? 30 लोग मैंने मान लिया डी दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? सॉरी, क्या बोल रहा है वो? 30 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? मैं मान लेता हूँ एम पुरुषों की जरूरत होगी। अब देखना, 0 से 0, 3 से काटा, 3 से काटा कितनी बार? 15 3 45, 15 दूनी 30, 300 लोगों की जरूरत होगी। 300। एक चीज इसमें नोटिस करना, क्या लोग ज्यादा थे, कम समय में काम हो रहा था। दिन को मैंने ज्यादा कर दिए तो लोग कम हो जाएंगे। अगर मुझे 20 दिनों की जगह 30 दिनों में काम करवाना है, मुझे टाइम कह रहा हूँ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, होने दो काम, तो लोग कम जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो 300 आंसर आ गया, समझिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए अभी तो ये केवल मॉक 1 था, ये मॉक 1 था जो आपको मैंने करवाया। ऐसे ऐसे आपको और भी मॉक देखने को मिलेंगे लगातार। बस आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस आपको मिल पाए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पीडीएफ इसकी मिल पाए। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाती है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ।